जैसे ही मैं 18 साल का हुआ, मैरिज एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो ने मुझे अपना मैरिज लाइसेंस लेने के लिए बुलाया। मेरी होने वाली पत्नी ने तो 20 मिलियन की ब्राइड प्राइस, दुल्हन की कीमत भी ऑफर की थी। यह सब इसीलिए हुआ क्योंकि मैं एक ऐसी दुनिया में आ गया था जहां पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 1:1400 था। प्रजाति को बचाने के लिए सरकार का नियम है कि हर पुरुष कम से कम 5 शादियां करे। इतना ही नहीं, कानून महिलाओं को बिना इजाजत पुरुषों को छूने से रोकता है। इसे सेक्सुअल हैरेसमेंट माना जाता है और किसी पुरुष को बुरा भला कहने पर महिला को 2.5 साल की जेल हो सकती है। यहाँ तक कि गुस्सा दिखाने पर भी उम्र कैद हो सकती है। इसी बीच लाइव स्ट्रीम हो रहे मैचमेकिंग इवेंट में एक घोषणा हुई। महिला उम्र 18 से 25, पॉट और केज, घुमावदार शरीर वाली, मुझे 1 मिलियन की ब्राइड प्राइस चाहिए। ये सुनकर अनुभवी मैच मेकर वांगपो, जिन्होंने सब कुछ देखा था, उनकी मुस्कान भी जम गई। स्टेज के किनारे से देखते हुए मेरे मुंह का कोना बेकाबू होकर फड़कने लगा। क्या वह यहाँ कोई विश मांगने आई थी या उसने कल रात अपना दिमाग और अपनी जरूरी ऊर्जा नाली में बहा दी थी? उसकी काबिलियत के साथ जब तक धरती पर सारे पुरुष मर न जाए और सभी महिलाओं को एक साथ जबरदस्त स्ट्रोक न आ जाए। अचानक 1 दर्जन से ज्यादा बहुत अच्छे कपड़े पहने, औसत दिखने वाली महिलाएं पागलों की तरह भीड़ को चीरती हुई आगे आईं। उनके चेहरों पर उत्साह और बेताबी साफ दिख रही थी। बेबी, मुझे देखो, मैं 25 साल की हूँ, मेरे शरीर के कर्व्स अच्छे हैं, सालाना सैलरी 1 मिलियन है और मैं तुम्हें दहेज में 20 मिलियन दूंगी। एक और चिल्लाई, हैंडसम, मुझे चुनो, मैं मेनोपॉज तक तुम्हारे बच्चे पैदा करूंगी। यह देखकर मेरी दुनिया का नजरिया टूट गया और फिर से जुड़ गया। ये महिलाएं पुरुषों के लिए तरस रही थीं। क्या उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी कोई पुरुष नहीं देखा था? लेकिन अगले ही पल बात समझ में आ गई। आखिरकार इस दुनिया में जेंडर का असंतुलन बहुत ज्यादा था, जो एक अनुपात 1400 के डरावने अनुपात तक पहुंच गया था। उन्होंने इन दुर्लभ पुरुषों की सुरक्षा के लिए एक महिला संघ भी बनाया था। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि यह दुनिया कितनी डरावनी थी। पुरुषों से उम्मीद की जाती थी कि 50 साल के होते ही वे देश के लिए अपनी जान दे दें। इसीलिए भले ही मूल होस्ट 22 साल का था, उसने घर पर ही रहकर एक शांत और एकांत जीवन बिताने का फैसला किया था। होस्ट की गहरी और सच्ची इच्छा को भांपते हुए मेनी वाइव्स मच फॉर्च्यून सिस्टम ने खुद को मुझसे जोड़ लिया, जिसका एकमात्र मकसद मुझे मानव जाति के लिए बच्चे पैदा करने के अहम काम को पूरा करने में मदद करना था। जितनी ज्यादा पत्नियां और रखैलें होंगी, इनाम भी उतना ही बड़ा होगा। आखिरकार एक महिला ने 20 मिलियन रुपए का दहेज देने की पेशकश की। उसने उत्साह में उस पुरुष को अपनी पीठ पर उठाया और मैचमेकिंग स्टेज से नीचे ले गई। तभी आवाज आई, आइए आज के स्टार पुरुष मेहमान लिन त्यान का स्वागत करें। उम्र 22 साल। मैं अभी भी सिस्टम से मिली खुशी का आनंद ले ही रहा था कि तभी मैंने अपना नाम पुकारे जाने की आवाज सुनी। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, मैचमेकर वोंग ने मुझे सीधे स्टेज पर खींच लिया। दर्शकों में मौजूद महिलाएं जोश से पागल हो रही थीं, एक दूसरे को धक्का दे रही थीं और खींचतान कर रही थीं। कुछ महिलाएं तो उत्साह के मारे वहीं बेहोश हो गईं और उन्हें एम्बुलेंस में ले जाना पड़ा। सिस्टम का मैसेज आया, कृपया जल्द से जल्द शादी करें और रखैलें रखें ताकि आप अपना किडनी इनाम पा सकें। मैंने अपनी तेज धड़कन को शांत करने के लिए गहरी सांस ली और कहा, मेरी शर्तें आसान हैं, पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लड़की बेहद खूबसूरत होनी चाहिए, एकदम आकर्षक, और उसका शरीर सुडौल और आकर्षक होना चाहिए। साथ ही उसका स्वभाव अच्छा और आज्ञाकारी होना चाहिए और उसका बैकग्राउंड भी साफ सुथरा होना चाहिए। जैसे ही मैंने अपनी शर्तें बताईं, भीड़ में हलचल मच गई। कई महिलाएं जो थोड़ी बड़ी उम्र की थीं या जिन्हें पता था कि वे इन शर्तों पर खरी नहीं उतरती, वे निराश होकर पीछे हट गईं। आखिर में केवल 100 के करीब महिलाएं ही बचीं। मैंने तीसरी लाइन में सफेद ड्रेस पहनी महिला, छठी लाइन में भूरे घुंघराले बालों वाली महिला और पिछली लाइन में बेसबॉल कैप पहने महिला की ओर इशारा किया। सफेद ड्रेस वाली और भूरे घुंघराले बालों वाली महिलाएं बहुत खुश दिखीं और तुरंत स्टेज पर आ गईं, जबकि बेसबॉल कैप पहने लड़की कुछ देर तक बिना हिले डुले खड़ी रही और फिर आखिरकार उनके साथ आ मिली। मैंने कहा, नमस्ते सभी को, मैं लिन त्यान हूँ। मैं 22 साल का हूँ, बेरोजगार हूँ, कोई बचत नहीं है और सोशल वेलफेयर पर गुजारा करता हूँ। हो सकता है कि अभी मेरे पास पैसे न हो, लेकिन भविष्य में पैसे कमाने के लिए मैं जरूर कड़ी मेहनत करूंगा। ये सुनते ही एक महिला चिल्लाई, नहीं नहीं हैंडसम, खुद को थकाने की हिम्मत भी मत करना। मैं 5 मिलियन रुपए का दहेज दूंगी और शादी के बाद हर दिन 10,000 रुपए पॉकेट मनी भी दूंगी। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, बस घर पर रहो और दलिया बनाओ। दूसरी बोली,
हैंडसम, मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते? मैं 2 मिलियन रुपए का दहेज दे सकती हूँ, 150 स्क्वायर मीटर का आलीशान घर दे सकती हूँ और बेहतरीन इमोशनल सपोर्ट भी दे सकती हूँ। तो इस दुनिया में पैसे, नौकरी और रुतबे का न होना असल में एक आदमी को बहुत ज्यादा पसंद किए जाने लायक बनाता है। बड़े लोग चुनते नहीं, वे सब कुछ ले लेते हैं। मेरे मन में आया, ऐसे में मुझे होस्ट की बताई गई शर्तों से मेल खाने वाले कई संभावित पार्टनर मिल गए हैं। तभी सिस्टम का प्रॉम्प्ट आया। हालांकि उनकी इमोशनल वैल्यू और वफादारी में काफी अंतर है। होस्ट को सलाह दी जाती है कि वे सावधानी से चुने। इस प्रॉम्प्ट ने तुरंत मेरे बेचैन दिल को शांत कर दिया। वहां खड़ी लड़की बोली, गॉड मदर, उसने तो अभी कुछ कहा भी नहीं है। सु जियाओवान ने शर्म से अपना सिर झुका लिया और धीरे से कहा, शायद मुझे यह बात भूल ही जानी चाहिए। मेरा परिवार अमीर नहीं है और मैं दहेज नहीं दे सकती। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, भीड़ में से नाराजगी भरी आवाजें आने लगीं। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तो तुम यहाँ क्यों आई? सिर्फ इसीलिए कि तुम सुंदर हो? इसका मतलब यह नहीं कि तुम खास हो। बिना पैसे के शादी करना चाहती हो? कितना मजाक है। दूसरी महिला बोली, हम्फ, तो वह बस एक गरीब औरत है। वह अभी भी वहाँ क्यों खड़ी है? यहाँ से दफा हो जाओ। कंगालों जैसे कपड़े पहने हो और रिश्ता जोड़ने वाले इवेंट में आने की हिम्मत कर रही हो। यह सुनकर सु जियाओवान ने मेरे सामने झुककर माफी मांगी। मुझे माफ कर दीजिए। उनकी नजर में सु जियाओवान निस्संदेह उनसे ज्यादा सुंदर थी, इसलिए उन्हें डर था कि वह उन पर भारी पड़ जाएगी। सु जियाओवान ने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी चली जाती हूँ। वह स्टेज से नीचे उतरने के लिए मुड़ी। भीड़ से आवाज आई, तुम देर क्यों कर रही हो? बस यहाँ से चली जाओ। तभी मैंने दखल दिया, ओह एक पल रुको गॉड मदर, किसी और को चुनने की जरूरत नहीं है, मैं इसे चुनता हूँ। भीड़ से कोई चिल्लाया, तुम उसे चुन रहे हो? वह तो बस एक गरीब औरत है। दूसरी बोली, बिल्कुल, बहन लिली की माँ एक अमीर औरत है, एक ऐसी सास जिनकी सालाना कमाई 10 लाख से ज्यादा है। मैंने पलटकर कहा, सुनो, तुम्हें किसी मर्द के लिए मुझसे लड़ने का कोई हक नहीं है। यह तय करना तुम्हारा काम नहीं है कि मैं किसे चुनूं। तुम जैसी औरत अगर तुम मुफ्त में भी मिलो तो भी मैं तुम्हें ना लूं। मैंने आगे कहा, नानान एक्ट के आर्टिकल 13 पैराग्राफ 2 के तहत किसी मर्द को तब अपनी पूरी ताकत से बचाव करने का हक है जब कोई औरत उस पर शारीरिक हमला करे। तुम्हारा नाम सु जियाओवान है ना? मैं तुम्हें याद रखूंगा। भीड़ में से एक कामकाजी औरत बोली, बहुत बढ़िया, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी माँ के पास थोड़े पैसे हैं, तुम्हें लगा कि तुम हम जैसी कामकाजी औरतों को धमका सकती हो। अफसोस की बात है कि मेरा मेनोपॉज हो चुका है, वरना मैं 10 करोड़ का दहेज देती। मैचमेकर वांग पो ने मन में कहा, हे भगवान, मैं सालों से रिश्ता जोड़ने का काम कर रही हूँ, लेकिन मेरे लिए यह पहली बार है। आमतौर पर औरत को मर्द को अपनी पीठ पर उठाकर रिश्ता जोड़ने वाले स्टेज से ले जाना होता है, लेकिन मैंने आगे बढ़कर सीधे सु जियाओवान को अपनी बाहों में उठा लिया। सु जियाओवान का चेहरा शर्म से लाल हो गया और वह बोली, नहीं, यह नियमों के खिलाफ है। मैंने जवाब दिया, मेरी बात ही नियम है, और मैं मैचमेकर वांग को वहीं हैरान और चुपचाप खड़ा छोड़कर आगे बढ़ गया। बाद में सड़क पर एक बबल टी की दुकान के सामने मैंने आदत के अनुसार अपना फोन निकाला ताकि QR कोड स्कैन करके सर्वर को पेमेंट कर सकूं। यह देखकर सर्वर ने सु जियाओवान को तिरस्कार भरी नजरों से देखा और कहा, नहीं, मैं आपको पेमेंट नहीं करने दूंगी। एक हैंडसम लड़के से पेमेंट करवाना चाहती हो? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? वहां से निकलने के बाद मैंने सु जियाओवान से पूछा, क्या तुम्हारी पहले कही हुई बात अभी भी कायम है? क्या तुम सच में तैयार हो? क्या हो अगर मैं मजाक कर रहा था? मैं तुम्हें अपनी रखैल बना सकता हूँ, लेकिन मुझे डर है कि तुम्हें बुरा लगेगा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। सु जियाओवान कुछ पल के लिए वहीं खड़ी रही, फिर उसे बात समझ आई और वह तुरंत बोली, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। मैं भविष्य में आपके लिए पैसे कमाऊंगी, हम जरूर अच्छी जिंदगी जिएंगे। मैंने कहा, जब तुमने ऐसा कहा ही है तो क्या हम अभी मैरिज एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो जाकर रजिस्ट्रेशन करवा लें? असल में यह प्रोसेस इतना मुश्किल नहीं था, हमें बस मैरिज ऐप पर एक इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट साइन करना था और हमारा रिश्ता आधिकारिक तौर पर बन जाता। सु जियाओवान ने कहा, ऐसे में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैंने अपना फोन निकाला और पिंक हार्ट आइकन वाला ऐप खोला। हालांकि जैसे ही मैंने इसे खोला, बहुत सारे प्राइवेट मैसेज आ गए। ऐप पर लिखा था, तुम्हारी रिप्रोडक्टिव जेनेटिक क्षमता के आधार पर तुम्हारी जेनेटिक रेटिंग A है। कोई आश्चर्य नहीं कि रिकमेंडेशन इतने जबरदस्त हैं। मैंने मन में सोचा, मैं असल में एक बेहतरीन पार्टनर हूँ, है ना? सु जियाओवान ने पूछा, चूंकि आपने रखैल रखने के लिए हामी भर दी है, तो क्या हम अभी कागजी कार्रवाई पूरी कर सकते हैं? मैंने कहा, हाँ।
कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने मन में सोचा, किस कमीने ने यह इंसानियत विरोधी ऐप बनाया है। सु जाओवान ने बताया, असल में ये मिडिल स्कूल के बच्चों के लिए जरूरी महिला सदाचार फीमेल वर्चुआ की क्लास है। मैं बस बहुत धीमी हूँ और जब भी मैं घबराती हूँ तो मैंने पूछा, क्या परीक्षा देना बहुत जरूरी है? क्या कोई और तरीका है? ऐप के निर्देशों को देखकर उसने कहा, आपको पत्नी से रखैल बनने की प्रक्रिया के लिए एक खास छूट वाले चैनल को मंजूरी देनी होगी ताकि परीक्षा न देनी पड़े। धन्यवाद, लेकिन चिंता न करें, मैं वह जानकारी जरूर हासिल कर लूंगी। मैं आपको शर्मिंदा नहीं करूंगी। मैंने कहा, जैसी आपकी मर्जी। तभी सिस्टम गूंजा, बधाई हो होस्ट, आपने नया मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। आपको एक ब्रॉन्ज किडनी और एक बोनस वर्सेटाइल शेप शिफ्टिंग कैप्सूल मिला है। इसे खाकर आप 3 घंटे के लिए शरीर के किसी भी हिस्से का आकार मनचाहा बदल सकते हैं। मैंने मन में सोचा, इसे अपग्रेड माना जाएगा। तभी सु जाओवान के फोन पर अस्पताल के डायरेक्टर ली का कॉल आया। आपकी माँ के मेडिकल बिल 3 महीने से बकाया है। क्या आपने उस बात पर सोचा जो मैंने पिछली बार कही थी? अगर आप और आपकी बहन मेरे बेटे की रखैल बन जाए तो मैं आपके मेडिकल का खर्च उठा लूंगा। सु जाओवान ने जवाब दिया, अरे ऑफर के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। जहाँ तक अस्पताल के कर्ज की बात है, मैं कुछ और दिन टाल सकती हूँ। डायरेक्टर ली ने गुस्से में कहा, बस कुछ दिन, आज रात, कल। अगर आप अभी वापस नहीं गईं, तो शादी के लिए 1 लाख भूल जाइए। मुझे आपकी माँ की दवा के लिए दूसरे मरीजों की अस्पताल फीस का इस्तेमाल करना पड़ेगा और मुझे आपके परिवार की मेडिकल लोन लिमिट को फ्रीज करने के लिए चैरिटी फंड में भी आवेदन करना पड़ेगा। सु जाओवान रो उठी। आह प्लीज ऐसा मत कीजिए डायरेक्टर ली। तभी मैंने फोन अपने हाथ में लिया और मामला संभाल लिया। यह देखकर सु जाओवान की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, धन्यवाद, अब मैं आपको क्या बुलाऊं? हस्बैंड, मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा। मैंने मुस्कुराकर कहा, चूंकि हमने सब कुछ ऑफिशियल कर लिया है तो क्यों ना मेरे घर चले। उसने तुरंत कहा, यह मुझे मंजूर है। मैं असल में आपकी माँ से भी मिलना चाहूंगी। लेकिन मेरे रहने की हालत बहुत खराब है। मुझे चिंता है कि आपको इसकी आदत नहीं होगी। हस्बैंड, मैंने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे आदत है या नहीं। चलिए चलते हैं। हम उसके घर पहुंचे तो सु जाओवान ने आवाज दी, माँ मैं घर आ गई। मैंने कहा, नमस्ते आंटी। उसकी माँ ने कहा, ओह बहुत बढ़िया, प्लीज बैठिए। सु जाओवान ने शर्माते हुए कहा, माँ ये वही हस्बैंड हैं जिनके साथ मैंने मैरिज मैनेजमेंट ऐप पर रजिस्टर किया था। उसकी माँ चौंक कर बोली, तुमने शादी रजिस्टर करवा ली? वान वान, तुम माँ से झूठ तो नहीं बोल रही हो? जरा मुझे दिखाओ। यह तो बहुत अच्छी बात है, आखिरकार मेरी बेटी को कोई मिल ही गया। अच्छे दामाद, जाओवान को अपनाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मैं ही बीमार और बूढ़ी औरत उसे रोके हुए थी। अच्छे दामाद, तुम्हारे परिवार में और कौन कौन है? वह अक्सर देर रात लिविंग रूम में दाढ़ी वाले आदमी की तस्वीर से बड़बड़ाती थी। मैंने मन में सोचा, माफ करना आंटी, नहीं घबराइए मत, मैं बस किसी अच्छी बात के बारे में सोच रहा था। फिर मैंने जुबान से कहा, घर पर सिर्फ मेरी माँ है, लेकिन आप बेफिक्र रहिए, उन्हें जाओवान जरूर पसंद आएगी। माँ ने भावुक होकर कहा, मैं एक बेकार माँ हूँ जो तुम्हें ठीक से शादी नहीं दे पाई। मैंने ढांढस बंधाया, रस्में मायने नहीं रखती। जब तक सब ठीक है और आपकी सेहत अच्छी है तो यह किसी भी शानदार शादी से बेहतर है। माँ ने सु जाओवान से कहा, जाओवान आगे चलकर तुम्हें उसकी सेवा में अपना सब कुछ लगा देना चाहिए। पूरी तरह से बात मानना, कोई नखरे मत करना। मेरी बात सुनी तुमने? सु जाओवान ने सिर हिलाया और मुझसे कहा, हबी तुम मेरे कमरे में जाकर थोड़ा आराम क्यों नहीं कर लेते? मैंने कहा, ठीक है। उसने कहा, 1 सेकंड रुको, मैं यूनिफॉर्म पहन सकती हूँ। इसी बीच मेरी माँ अपने घर पर परेशान हो रही थी। उस बदमाश ने अभी तक फोन क्यों नहीं किया? 3 घंटे से ज्यादा हो गए हैं और उनका काम अभी तक खत्म नहीं हुआ। मैं ऐसे ही अंदर नहीं जा सकती। क्या पता दामाद डर जाए, वह इतनी देर तक नहीं खेल सकता। क्या पता वह थक जाए, जिम्मेदारी मुझ पर आएगी। अरे नहीं, मैं फोन करना भूल गई। धत तेरे की, मैं तो बहुत मग्न हो गई थी और समय का ध्यान ही नहीं रहा। कमरे के बाहर खड़ी आंटी किन ने पूछा, आंटी किन, मुझे यह फोन उठाना है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं? सु जाओवान की माँ ने कहा, नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तभी मेरी माँ ने मुझे फोन लगाया और चिल्लाई, अरे बदमाश, तू कहाँ गायब था? मैं 2 घंटे से तुझे बुला रही हूँ। आधे घंटे के अंदर यहाँ वापस आ। एक महिला CEO शादी का प्रस्ताव लेकर आई है। वो खास तौर पर तुझसे ही शादी करना चाहती है। पड़ोस में झाओ बाओ एक और अमीर औरत को घर लाया है। तुझे भी एक बार मुझे गर्व महसूस कराना चाहिए। मैंने फोन रखकर सु जाओवान की माँ से कहा, मेरी माँ आम तौर पर बहुत अच्छी हैं, बस आज मौसम खराब था। सु जाओवान की माँ ने मुस्कुराकर कहा, हम अच्छा दामाद है। आंटी समझ सकती हैं आपके परिवार की सोच कितनी ईमानदार और जमीन से जुड़ी है और स्वभाव कितना गर्मजोशी भरा और जिंदा दिल है।
मुझे यह बहुत पसंद आया। जल्दी करो और उसके साथ घर जाओ, फुर्ती दिखाओ, दामाद की जरूरतों को प्राथमिकता दो और उन पॉलिसीज को तुरंत लागू करो। लड़के बहुत कीमती होते हैं, यह मौका मत गंवाना। सू जियाओवान ने कहा। माँ, मैं समझ गई। मैंने सू जियाओवान का हाथ पकड़ा और कहा, चलो। बदसूरत बहू को भी आखिरकार ससुराल वालों से मिलना ही पड़ता है, और तुम तो बिल्कुल भी बदसूरत नहीं हो। इधर मेरे घर पर मेरी माँ वांग मिलान मेहमानों से कह रही थी, ओह मिसेज सू, प्रेसिडेंट सू, आपको अंदाजा नहीं है, इस ग्लोरियस होम कम्युनिटी में रहने का मौका मिलना राज्य की तरफ से हम ग्लोरियस मदर्स को सम्मान देने का एक तरीका है। यह देखा, महिलाओं के लिए नेशनल मेडल। मुझे जीवन भर के लिए राज्य से वजीफा मिलता है। और क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी कोख ने बहुत अच्छा काम किया। मैडम सू ने उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, आप कमाल की हैं। असली हीरो तो वही है, मेरे जैसी नहीं। मेरी तो बस एक बेटी है और मेरी मेंगली दिन भर काम में व्यस्त रहती है। उसकी लव लाइफ की चिंता मुझे खाए जा रही है। हालांकि वांग मिलान इस तरह शेखी बघार रही थी क्योंकि ह्यूमन जेनेटिक्स के बड़े विशेषज्ञों की रिसर्च से पता चला था कि ग्रेट कैटेक्लिज्म महाविनाश के बाद दुनिया भर में पैदा होने वाले लड़कों की संख्या में भारी गिरावट आई थी। इन बेहतरीन पुरुषों की सुरक्षा के लिए शादी की उम्र तक पहुंचने पर वे अपने बायोमेट्रिक कोड का इस्तेमाल करके मोबाइल ऐप के जरिए अपनी स्थिति की जांच कर सकते थे। एंड यही वांग मिलान के गर्व और आत्मविश्वास का कारण था। उसने आगे कहा, मेरा छोटा शियाओतियान बिल्कुल बेदागा है। उसने कभी किसी लड़की का हाथ तक नहीं पकड़ा। वहीं दूसरी ओर झाओ दाबाओ आज एक और बूढ़ी औरत 25 साल की को घर ले आया। मैडम सू ने पूछा, आंटी वांग, जब आप कहती हैं बर्फ जैसा बेदागा और कभी लड़की का हाथ नहीं पकड़ा, तो क्या आपका मतलब इससे है? वांग मिलान ने एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहा, लॉर्ड ताओ प्रकट हुए हैं। आखिरकार उन्हें ज्ञान मिल ही गया। मैडम सू ने पूछा, सिस्टर मिलान, ये कौन से देवता हैं? क्या सच में उनकी पूजा करने से बेटा होता है? वांग मिलान ने गर्व से कहा, सिस्टर, ये कोई आम देवता नहीं है। ये पुराने जमाने के मशहूर ग्रैंड चांसलर खुद लॉर्ड काओ हैं। दुनिया की सबसे खूबसूरत औरतों को इकट्ठा करना ही उनका जीवन भर का जुनून था। सच्ची श्रद्धा से उनकी पूजा करने के बाद ही मैं छोटे शियाओतियान की मां बन पाई। मैडम सू ने मन में प्रार्थना की, मर्दों की पसंद का सबसे बेहतरीन नमूना। मैं मैचमेकर देवता से प्रार्थना करती हूँ कि लिन त्यान मेरी मेंगली को पसंद कर ले। पता नहीं मेरा होने वाला दामाद कैसा होगा। तभी प्रेसिडेंट सू मेंगली ने धीरे से कहा, माँ, क्या हमें चले नहीं जाना चाहिए? उसने मन में सोचा। पिता की मौत के बाद उनकी पुरानी औरतों ने शेंग फेंग ग्रुप की प्रेसिडेंटशिप हथियाने की कोशिश की ताकि मेरा सौतेला भाई सू हाओ कंट्रोल ले सके। उन्होंने मेरी शादी की बात का भी मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया। लिन त्यान ही मुझे एक अच्छा रिश्ता मिला है। मैं यह मौका हाथ से नहीं जाने दे सकती। तभी मैं सू जियाओवान के साथ घर के अंदर दाखिल हुआ। मुझे देखते ही माँ चिल्लाई, बेटा, तुम आखिरकार वापस आ गए। यहाँ आओ, वह एकदम बेहतरीन लड़की है। ये रिश्ता आंटी वांग ने तुम्हारे लिए तय किया है। देखो कितनी शानदार लड़की है। मैंने घर का माहौल देखकर कहा, माँ, क्या तुमने नहीं कहा था कि वह एक फीमेल सीईओ है? यहाँ 2 औरतें क्यों हैं? क्या यह एक खरीदो एक मुफ्त पाओ वाली डील है? माँ ने मुझे टोकते हुए कहा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये दोनों शेंग फेंग ग्रुप की प्रेसिडेंट सू और मैडम सू हैं। वे यहाँ मेहमान बनकर आई हैं। ये वही लड़की है जिसे तुमने ब्लाइंड डेट के दौरान चुना था। फिर माँ मैडम सू की तरफ मुड़ी, तो इस बार तुमने हमारे छोटे त्यान के लिए कितना दहेज तैयार किया है? मैडम सू ने झिझकते हुए कहा, हैं आंटी, हमारे परिवार की हालत ठीक नहीं है, इसलिए हम दहेज का इंतजाम नहीं कर रहे हैं। माँ ने भौहें सिकोड़ी, दहेज नहीं, अगर कोई औरत बिना किसी दहेज के शादी करती है। मैंने तुरंत माँ का हाथ थाम कर कहा, माँ, सू जियाओवान पहले से ही मेरी औरत है। आपका बेटा उससे बिना दहेज के शादी कर रहा है। यह सुनकर प्रेसिडेंट सू ने तंज कसा, इसमें कुछ कमी है। मिस्टर लिन, आपकी पसंद कितनी अनोखी है। बराबर सामाजिक स्तर वाले रिश्ते को छोड़कर आपने ऐसी लड़की को चुना जिसके पास कुछ भी नहीं है। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। असल में मेरे पास प्रेसिडेंट सू जैसी किसी के लिए जगह खाली है। क्या आप कोशिश करना चाहेंगी? तभी वहां महिला संघ के अधिकारी आ पहुंचे और बोले, महिला संघ एक रिपोर्ट की जांच कर रहा है जिसमें आरोप है कि सू जियाओवान ने भावनात्मक हेर फेर करके लिन त्यान से 2 लाख रुपए ठगे। मैंने आगे बढ़कर उन्हें रोका।
जरा रुकिए, पुरुषों के अधिकारों की सुरक्षा के कानून के तहत मुझे अपनी औरत पर पैसे खर्च करने में खुशी मिलती है। कौन सा कानून इसे रोकता है? यह शर्मनाक है जब दूसरे पुरुष कानून का इस्तेमाल करके औरतों से पैसे ठगते हैं, लेकिन मैं अपनी औरत को लाड प्यार करना और उसे चीजें देना चाहता हूँ। मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगा। यह सुनकर अधिकारियों ने माफी मांगी। माफ कीजिए, यह हमारी गलती थी। आपके काम पूरी तरह से कानूनी है और हम उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिसने झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जाने से पहले एक महिला अधिकारी ने शर्माते हुए पूछा, क्या मैं आपको कांटेक्ट में जोड़ सकती हूँ? महिला संघ आपकी सेवा में हमेशा हाजिर है। मैंने उसकी तरफ देखा। वह बहुत खूबसूरत थी, अच्छी फिटिंग वाली यूनिफॉर्म और सुडौल शरीर। उसके शरीर की बनावट बहुत आकर्षक थी और उसे देखना वाकई सुखद था। मैंने मन में सोचा, हम बुरा नहीं है। अब ये हुआ ना बढ़िया आदमी।